चैप्टर 27 काम। क्या हमारे पास समय है? एलिस ने शुरू किया। नहीं, कार्लिसले ने बीच में टोकते हुए कहा। बेला को तुरंत खून की जरूरत है। एलिस ने आह भरी। अगर हम पहले अस्पताल गए होते तो चीजें और जटिल हो जाती। कार्लिसल कयेन की पिछली सीट पर मेरे बगल में बैठा था। उसकी उंगलियां बेला की कैरोटिड धमनी पर हल्के से दबा रही थीं। एक हाथ उसके सिर को सहारा दे रहा था। उसका स्प्लिंटेड पैर मेरे दूसरी तरफ एमिट की जांघों पर फैला हुआ था। वह सांस नहीं ले रहा था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। बेला, कार्लिसल और मेरे शरीर पर सूख रहे खून के बारे में न सोचने की कोशिश कर रहा था। मैंने अभी जो किया था उसके बारे में न सोचने की कोशिश कर रहा था। यह असंभव था। वह ताकत जो उसे पता थी कि उसके पास नहीं है। इसके बजाय वह लड़ाई से अपने असंतोष पर विचार कर रहा था। क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो उसने ट्रैकर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया था। हालांकि ट्रैकर ने एमिट की कुचलने वाली भुजाओं से बचने के लिए संघर्ष किया, छटपटाया और छटपटाया। इस संघर्ष से उसे कोई मदद नहीं मिल सकती थी और एमिट पहले ही उसे तोड़ रहा था जब जैस्पर खून से लथपथ कमरे में घुसा। जैस्पर, क्षत विक्षत और क्रूर, एक ही समय में तीखी और खाली आंखें, किसी भूले हुए देवता या युद्ध के अवतार की तरह दिख रहा था जो शुद्ध हिंसा की आभा प्रक्षेपित कर रहा था। और ट्रैकर ने कोशिश करना बंद कर दिया था। उस क्षण के एक अंश में जब उसने जैस्पर को देखा पहली बार, लेकिन एमिट को यह नहीं पता था उसने अपने भाग्य के आगे समर्पण कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमिट के हाथ में आने के बाद उसका भाग्य तय हो गया था। ये बात उसे हतोत्साहित कर रही थी। यह एमिट को पागल कर रहा था। जल्द ही मुझे एमिट को ये बताना होगा कि वो खुले मैदान में कैसा दिख रहा था और क्यों। मुझे संदेह था कि कुछ और भी उसके दर्द को कम कर सकता था। जैस्पर ड्राइवर की सीट पर था। उसकी खिड़की खुली हुई थी। बाहर की गर्म, शुष्क हवा आ रही थी। हालांकि एमिट की तरह वह सांस नहीं ले रहा था। एलिस उसके बगल में बैठी थी, सब कुछ निर्देशित कर रही थी। मोड़, यात्रा करने के लिए लेन, वह कितनी अधिकतम गति से गाड़ी चला सकता है वह अवांछित ध्यान आकर्षित किए बिना जा सकती थी। अब वो उसे 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ले जा रही थी। मैं उसे और आगे बढ़ा सकता था, लेकिन एलिस को भरोसा था कि वो हमें मुझसे ज्यादा तेजी से अस्पताल पहुंचा देगी। गश्ती कारों से बचने से हम और धीमे हो जाएंगे और सब कुछ जटिल हो जाएगा। यद्यपि एलिस इस प्रेरणा के हर पहलू पर नजर रख रही थी, लेकिन उसका दिमाग एक दर्जन अलग अलग जगहों पर था जो उसके सामने मौजूद आवश्यक कामों को पूरा करने के तरीके खोज रहा था तथा उपलब्ध हर विकल्प के परिणामों पर विचार कर रहा था। कुछ बातों को लेकर वह आश्वस्त थी। अब उसने अपना फ़ोन निकाला और एयरलाइन को फ़ोन किया, जिसके बारे में उसे पहले से पता था कि वह सही उड़ान भरेगी, और सिएटल के लिए 2:40 का टिकट बुक किया। ये तंग होगा, लेकिन वह विमान में एमिट को देख सकती थी। वह आने वाले दिन को इतनी स्पष्टता से देख रही थी मानो वह घटित हो रहा हो, और मैंने भी यह सब देखा। सबसे पहले जैस्पर कार्लिसले, बेला और मुझे सेंट जोसेफ में छोड़ देगा। नज़दीकी अस्पताल थे, लेकिन कार्लिसले ने जोर दिया। वह वहां एक सर्जन को जानता था जो उसके लिए जमानत देगा, और यह एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्तर एक आघात केंद्र था। उसकी तत्परता और बेला का पीला रंग, हालांकि उसका दिल स्थिर और मजबूत बना रहा, मेरे लिए चुपचाप घबराने और हमारी सतर्क गति को कोसने के अलावा और कुछ करना मुश्किल हो गया। वह ठीक हो जाएगी, एलिस ने मुझ पर धीरे से गुर्राते हुए कहा जब उसने देखा कि मैं फिर से शिकायत करने वाला था। उसने मेरे दिमाग में बेला की एक तस्वीर डाल दी जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी, हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। हालांकि मुझे उसका थोड़ा सा धोखा समझ में आ गया। और यह वास्तव में कब है? 1 या 2 दिन, ठीक है। 3 दिन से ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, आराम करो। जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरी घबराहट बहुत बढ़ गई। 3 दिन। कार्लिसले को मेरी अभिव्यक्ति को समझने के लिए मेरे विचार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे बस समय चाहिए, एडवर्ड, कार्लिसले ने मुझे आश्वस्त किया। उसके शरीर को ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है, और उसके दिमाग को भी। वह ठीक हो जाएगी।
मैंने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन फिर से खुद को उलझन में पाया। मैंने एलिस पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी व्यवस्थित योजना मेरे बेकार के गुस्से से बेहतर थी। उसने देखा कि अस्पताल में जाना मुश्किल होगा। हम एक चोरी की कार में थे जो एक अन्य चोरी की कार और 101 पर 27 कारों के ढेर से जुड़ी हुई थी। आपातकालीन प्रवेश द्वार के आसपास कई कैमरे थे। अगर हम बस एक बेहतर वाहन में जाने के लिए रुक सकते थे, तो किराए पर ली गई कार के करीब कुछ ऐसा जो एलिस बाद में हासिल कर लेगी। ये केवल 15 मिनट या उससे भी कम समय का मामला था, बस एक छोटा सा चक्कर और वह ठीक से जानती थी कि कहाँ देखना है। मैंने गुर्राहट की और उसने मेरी ओर देखे बिना एक बार सूंघ लिया। ये कभी भी कम कष्टप्रद नहीं होता, एम्मेट ने मन ही मन बड़बड़ाया। इसलिए कार एक्सचेंज नहीं हुआ। एलिस ने इसे स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गई। हमें कैमरों की रेंज से बाहर पार्क करना होगा, जिससे हम ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। क्यों न हम अपने बेहोश मरीज को लेकर सीधे मेटल ओवहन के नीचे चले जाएं? उसे जरूरत से ज्यादा दूर क्यों ले जाएं? कम से कम कार्लिसले और मेरे लिए छाया होगी, अन्यथा हमें कैमरों से बचना होगा और एलिस को रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी सुरक्षा गढ़ में अपना रास्ता खोजना होगा। और उसके पास बस इसके लिए समय नहीं था। उसे एक होटल में चेक इन करना था और हिंसक चोट का एक दृश्य बनाना था, क्योंकि यह हमारे अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो जाना चाहिए था। तो जाहिर है कि यह बहुत जरूरी था, लेकिन पहले उसे खून की जरूरत थी। खून जल्दी निकल जाना चाहिए। जब मैं आपातकालीन कक्ष के दरवाजे से घुसता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर लाल रंग की बाल्टी फेंकी हो और मेरी बाहों में एक निश्चल शरीर हो, तो ये कुछ हलचल पैदा करने वाला था। आपातकालीन प्रवेश द्वार के 100 गज के भीतर हर सक्षम कर्मचारी सेकंडों में हमसे मिलने के लिए दौड़ता हुआ आएगा। एलिस के लिए कार्लिसले के पीछे से घुसना और उद्देश्यपूर्ण तरीके से फ्रंट डेस्क से आगे निकल जाना काफी आसान होगा। कोई उससे सवाल नहीं करेगा, वह ये देख सकती थी। दीवार से लगे एक बॉक्स में उपलब्ध नीले रंग के बूटीज की एक जोड़ी उसके जूतों पर लगे दागों को ढक देगी, और फिर यह बस बंद हो रहे दरवाजे से आपातकालीन विंग के रक्त भंडारण कक्ष में घुसने का मामला था। मुझे अपना हुडी दे दो। बेला के पैर को हिलाने से बचने के लिए सावधानी बरतते हुए एम्मेट ने स्वेटशर्ट को अपने सिर के ऊपर से खींचा और एलिस की ओर फेंक दिया। यह उल्लेखनीय रूप से साफ था, खासकर कार्लिसले और मेरे कपड़ों की तुलना में। एम्मेट उससे पूछना चाहता था कि उसे इसकी क्या जरूरत है, लेकिन वह अपना मुंह खोलने और संभवतः अपने आसपास के वातावरण को चखने या सूंघने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एलिस ने बहुत बड़ा स्वेटशर्ट पहन लिया। यह उसके छोटे शरीर के चारों ओर फैला हुआ था, और फिर भी किसी तरह इसमें अवांट-गार्डे की हवा थी। एलिस कुछ भी कर सकती थी। एलिस ने खुद को फिर से ब्लड बैंक में देखा, स्वेटशर्ट की जेबों में पैसे भरते हुए। बेला का रक्त समूह क्या है? उसने कार्लिसले से पूछा। ओ पॉजिटिव, कार्लिसले ने जवाब दिया। तो बेला की टायलर की वैन से हुई दुर्घटना से कुछ अच्छा हुआ था। कम से कम हमें ये तो पता था। एलिस शायद बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही थी। क्या कोई यह जानने की कोशिश करेगा कि वह दुर्घटना के स्थान पर कितना खून छोड़ेगी? शायद, अगर यह किसी अपराध स्थल जैसा दिखता। मुझे लगता है कि उसके सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। बेला के लिए पर्याप्त छोड़ दो, मैंने चेतावनी दी। वह अपनी सीट पर इस तरह मुड़ी कि मैं उसे आंखें घुमाते हुए देख सका, फिर पीछे मुड़ी और योजना बनाने लगी। जेस्पर और एम्मेट चोरी की गई कार में होंगे, इंजन चालू होगा। उसे अंदर और बाहर आने में सिर्फ 2.5 मिनट लगेंगे। वह अस्पताल के नज़दीक एक होटल चुनेगी ताकि समय कम ध्यान देने योग्य हो। जब उसने ये तय किया, तो उसे वह होटल दिखाई दिया जो उसे चाहिए था, जो दक्षिण में कुछ ही ब्लॉक दूर था। बेशक, यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वह वास्तव में कभी ठहरेगी, लेकिन यह एक भयावह दृश्य के लिए ठीक था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तविक समय में चेक इन प्रक्रिया देख रही हो। एलिस होटल की साधारण लॉबी में कदम रखती है। उस पर मैरून रंग के जूते और कमर पर बंधी लंबी हुडी किसी फैशन स्टेटमेंट की तरह लग रही है। डेस्क पर बैठी महिला अकेली है। वो ऊपर देखती है,
पहले तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन फिर वह एलिस के खूबसूरत चेहरे को देखती है। वह विस्मय से देखती है, मुश्किल से ये देखती है कि एलिस के हाथ मुक्त हैं। लेकिन एलिस असंतुष्ट है। दृश्य पीछे की ओर जाता है। एलिस अस्पताल में वापस आ गई है, अपनी जेबों में 4 ठंडे, धीरे धीरे हिलते बैग लेकर ब्लड बैंक से बाहर निकल रही है। वह सबसे छोटा चक्कर लगाती है, एक पर्दे से ढके उपचार क्षेत्र में छिप जाती है। एक महिला सो रही है, उसके पीछे मॉनिटर पर उसकी महत्वपूर्ण जानकारी बीप कर रही है। महिलाओं के सामान के साथ एक बोरी है और उसके बगल में एक नीला डफल बैग है। एलिस बैग लेती है और गलियारे में वापस आती है। चक्कर लगाने से उसकी यात्रा में केवल 2 सेकंड का समय लगता है। एलिस होटल की लॉबी में वापस आ गई है। उसने कोई स्वेटशर्ट नहीं पहनी है और डफल बैग उसके कंधे पर लटका हुआ है। काउंटर के पीछे खड़ी महिला उसे दोबारा देखती है। अब तस्वीर में कुछ भी गलत नहीं है। एलिस 2 कमरे मांगती है, एक के लिए डबल ऑक्यूपेंसी, दूसरे के लिए सिंगल। वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस नकली नहीं काउंटर पर अपने नाम के क्रेडिट कार्ड के साथ रखती है। वह अपने साथियों, अपने पिता और अपने भाई के बारे में बातें करती है, जो कार के लिए कवर्ड पार्किंग खोजने गए हैं। महिला अपने कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर देती है। एलिस अपनी कलाई पर नजर डालती है, वो नंगी है। दृष्टि रुक जाती है। जैस्पर, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। उसने अपनी बाँह आगे बढ़ाई और उसने अपनी कलाई से एक खास तरह का ब्रिगेड उपहार में लिया। उसने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि ऐसा क्यों हुआ, वह इस बात का आदी हो चुका था। घड़ी उसके हाथ में ढीली लटकी हुई थी। उसने इसे चूड़ी के कंगन की तरह पहना था और यह बिल्कुल सही लग रहा था। वह एक ट्रेंड शुरू कर सकती थी। दृष्टि फिर से शुरू हो जाती है। एलिस अपनी कलाई पर बड़े ही आकर्षक ढंग से लटकती घड़ी को देख रही है। अभी तो सिर्फ 10:50 बजे हैं, वह महिला से कहती है। वहाँ आपकी घड़ी बहुत तेज है। महिला अनुपस्थित भाव से सिर हिलाती है और वह समय टाइप करती है जो एलिस ने अभी अभी उसे आरक्षण में दर्ज कराया था। एलिस थोड़ी ज्यादा ही शांत हो जाती है, औरत के खत्म होने का इंतजार करती है। इसमें जितना समय लगना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा समय लगता है, लेकिन इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं है। अंत में महिला उसे 2 कुंजी कार्ड देती है और संख्याएं लिखती है। वे दोनों एक से शुरू होते हैं, 106 और 108। दृष्टि पुनः घूमती है। एलिस लॉबी में चली जाती है। काउंटर के पीछे खड़ी महिला दोबारा देखती है। एलिस 2 कमरे मांगती है, एक में 2 लोग रह सकते हैं, दूसरे में सिंगल। दूसरी मंजिल, कृपया, अगर यह बहुत ज्यादा परेशानी न हो। वह अपने कार्ड काउंटर पर रखती है। वह अपने साथियों के बारे में बातें करती है। महिला अपने कंप्यूटर में टाइप करना शुरू कर देती है। एलिस समय सही करती है। एलिस इंतजार करती है। महिला उसे 2 कुंजी कार्ड देती है। वह 209 और 211 नंबर लिखती है। एलिस उसे देखकर मुस्कुराती है और चाबियां ले लेती है। एलिस मानव गति से चलती है जब तक वह सीढ़ी पर नहीं पहुंच जाती। एलिस दोनों कमरों में घुस जाती है। पहले कमरे में डफल बैग गिराती है और लाइट जलाती है, पर्दे बंद करती है, परेशान न करें के संकेत लगाती है। हाथ में बैग लेकर वह खाली गलियारे से नीचे दूसरी सीढ़ी पर जाती है। उसे कोई नहीं देखता। वह बीच में लैंडिंग पर रुकती है। सीढ़ियों के नीचे बाहर की ओर एक निकास है। दरवाजे के दोनों ओर फर्श से छत तक कांच का एक शीशा लगा है। बाहर की ओर निकास के पास कोई नहीं है। एलिस अपना फोन डायल करती है। 3 सेकंड के लिए हॉर्न बजाओ। पार्किंग स्थल से एक अप्रिय तेज ध्वनि निकलती है, जो फ्रीवे, एक अलग फ्रीवे जिसे हमने बंद नहीं किया पर भारी यातायात की आवाज को ढक देती है। एलिस खुद को सीढ़ियों से नीचे फेंकती है, एक बॉलिंग बॉल की तरह मुड़ती है। ऊंची खिड़की के बीचों बीच से टकराता है। कांच फुटपाथ और बजरी पर गिरता है। इसका कुछ हिस्सा पार्किंग स्थल के फुटपाथ तक उड़ता है। यह ऊपर से सफेद चमक में चमकते हुए एक सनबर्स्ट जैसा पैटर्न बनाता है। एलिस दरवाजे की छाया में पीछे हट जाती है और एक एक करके खिड़की के फ्रेम में टूटे हुए कांच के टुकड़ों का उपयोग करके
खून की थैलियों को खोलती है, जिससे किनारों पर खून रह जाता है। वो एक थैली की सामग्री को फेंकती है ताकि वह कांच की तरह पंखे में फैल जाए। अगले दो को वह फुटपाथ के किनारे पर डालती है, जिससे ये जमा हो जाता है और कंक्रीट में समा जाता है और फुटपाथ पर बह जाता है। हॉर्न शांत हो जाता है। एलिस फिर से डायल करती है, मुझे उठा लो। केन लगभग तुरंत ही प्रकट होता है। एलिस सूरज की रोशनी में पीछे की ओर भागती है, उसके हाथ में खून का आखिरी थैला है। और फिर मैं उसके साथ वर्तमान में वापस आ गया। एलिस इस बात से संतुष्ट थी कि वह भाग कैसे खेला जाएगा। उसने अपना ध्यान अगले भागों पर लगाया। इसमें से कोई भी उतना मज़ेदार नहीं था, लेकिन फिर भी सभी महत्वपूर्ण थे। मज़ा है, मैंने उपहास किया। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वापस एयरपोर्ट पर, वह किराए के काउंटर से एक सफ़ेद सबबन चुनती है। ये केन की तरह नहीं दिखती, लेकिन ये बड़ी और सफ़ेद है और कोई भी गवाह जिसकी कहानी मेल नहीं खाती, उसे खारिज कर दिया जाएगा। उसे ऐसा कोई गवाह नहीं दिखता, लेकिन वह सावधानी बरत रही है। एलिस केन चलाती है। जेस्पर और एम्मेट की तुलना में उसे गंध से निपटने में आसानी हो रही है। भले ही बेला को अब उनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब वे सांस लेते हैं तो गंध उन्हें जला देती है। वे सबबन में कुछ दूरी पर उसका पीछा करते हैं। उसे डिलक्स डिटेल नामक एक कार वॉश मिलती है। वो नकद भुगतान करती है और काउंटर पर बैठे लड़के को चेतावनी देती है, जो मंत्रमुग्धा होकर उसके चेहरे को देख रहा है कि उसकी भतीजी ने पिछली सीट पर बहुत सारा टमाटर का जूस उगल दिया है। वो अपने जूतों की ओर इशारा करती है। मोहित लड़का वादा करता है कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो कार बेदाग हो जाएगी। कोई भी इस कहानी पर सवाल नहीं उठाएगा। तकनीशियन को डर है कि उल्टी की गंध से वह बीमार हो जाएगा, इसलिए वह केवल अपने मुंह से सांस लेगा। वह अपना नाम मैरी बताती है। वह बाथरूम में अपने जूते धोने के बारे में सोचती है, लेकिन देखती है कि इससे बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। वह कार के खत्म होने तक 1 घंटे तक इंतजार करेगी। वह पहले 15 मिनट बीत जाने के बाद होटल को फ़ोन करती है, पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है और छाया में खड़ी हो जाती है, जहां वैक्यूम और स्प्रेयर की आवाज़ें किसी को भी उसकी बातें सुनने से रोकती हैं। वो फ्रंट डेस्क पर उसी महिला से माफ़ी मांगती है, उसकी आवाज़ बेचैन है। एक दोस्त से मिलने आया था, पीछे की सीढ़ियों में एक भयानक दुर्घटना हुई। खिड़की, खून। एलिस मुश्किल से बोल पा रही है। हाँ, वो अभी दोस्त के साथ अस्पताल में है। लेकिन खिड़की, कांच, किसी और को चोट लग सकती है। कृपया, जब तक रखरखाव इसे साफ नहीं कर देता, तब तक इसे बंद रखा जाना चाहिए। उसे जाना है, वे उसे उसके दोस्त से मिलने के लिए अंदर जाने देंगे। धन्यवाद, बहुत खेद है। एलिस देखती है कि डेस्क पर बैठी महिला पुलिस को नहीं बुलाएगी। वह प्रबंधन को बुलाएगी। वे महिला को निर्देश देंगे कि किसी और को चोट लगने से पहले सब कुछ साफ कर लें। जब कानूनी कागजात पेश किए जाएंगे तो यही कहानी होगी, उन्होंने सुरक्षा के लिए सबूत साफ कर दिए। वे मुकदमे के लिए दुखी सस्पेंस में इंतजार करेंगे जो कभी नहीं आएगा। उन्हें अपनी अद्भुत किस्मत पर विश्वास करने में 1 साल से अधिक समय लगेगा। डिटेलिंग पूरी हो जाने के बाद एलिस ने पिछली सीट की जांच की। कोई स्पष्ट सबूत नहीं था। उसने तकनीशियन को टिप दी। एलिस कैयेन में बैठ गई और अपनी नाक से गहरी सांस ली। खैर, कार ल्यूमिनोल टेस्ट पास नहीं करेगी, लेकिन वह देखती है कि यह पास नहीं होगी। जेस्पर और एम्मेट उसका पीछा करते हुए स्कॉट्सडेल के डाउनटाउन मॉल में पहुंचते हैं। वह केन को एक विशाल पार्किंग गैराज की 3री मंजिल पर पार्क करती है। सुरक्षा गार्ड द्वारा छोड़े गए वाहन की सूचना देने में 4 दिन लग जाते हैं। एलिस और जेस्पर खरीदारी करने जाते हैं, जबकि एम्मेट किराए की कार में इंतजार करता है। वो व्यस्त गैप में टेनिस जूते की एक जोड़ी खरीदती है। कोई भी उसके पैरों की ओर नहीं देखता। वह नकद भुगतान करती है। वह एम्मेट के लिए एक टी-शर्ट पतली हुडी खरीदती है जो वास्तव में उसे फिट आती है। वह अपने साइज, कार्लिसले के साइज, एम्मेट के साइज और मेरे साइज के 6 बड़े बैग कपड़े खरीदती है। वह होटल में इस्तेमाल किए गए आईडी और क्रेडिट कार्ड से अलग आईडी और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती है।
जेस्पर उसके लिए शेरपा की तरह काम करता है। अंत में वह 4 सूटकेस खरीदती है जो मेल नहीं खाते। वो और जेस्पर उन्हें किराए की कार में ले जाते हैं, जहां वह टैग खींचती है और उन सभी को नए कपड़ों से भर देती है। वह बाहर जाते समय अपने खून से सने जूते कूड़ेदान में फेंक देती है। इसमें कोई रिवाइंड या रीप्ले नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है। जेस्पर और एलिस एम्मेट को हवाई अड्डे पर उतारते हैं। वह कैरी ऑन सूटकेस में से एक ले लेता है। वह सुबह की उड़ान के मुकाबले कम ध्यान देने योग्य लग रहा है। वे कार्लिसले की मर्सिडीज को वहीं पाते हैं जहां उन्होंने उसे पार्किंग गैराज में छोड़ा था। जेस्पर एलिस को चूमता है और घर की ओर लंबी ड्राइव शुरू करता है। लड़कों के चले जाने के बाद एलिस किराए की कार की पिछली सीट और फर्श पर खून की आखिरी यूनिट खाली कर देती है। वह इसे एक गैस स्टेशन के बाहर खुद से कार धोने वाली जगह पर ले जाती है। वह सफाई का काम डिटेलर्स जितना अच्छा नहीं करती। जब वह कार वापस करेगी तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। जब एम्मेट सिएटल में उतरेगा तब बारिश हो रही होगी, सूर्यास्त से सिर्फ आधा घंटा पहले। एक टैक्सी उसे फेरी तक ले जाएगी। उसके लिए पुगेट साउंड में घुसना आसान होगा, सूटकेस को पानी में फेंकना होगा और फिर तैरना और दौड़ना होगा। घर पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। वह बेला का ट्रक लेगा और तुरंत फीनिक्स वापस चला जाएगा। एलिस ने वर्तमान में भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। इस योजना में बहुत समय लगेगा। ट्रक बहुत धीमा था। हम अब अस्पताल से सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर थे। बेला अभी भी मेरी बाहों में धीरे धीरे और समान रूप से सांस ले रही थी और हम सभी अभी भी खून से लथपथ थे। एम्मेट और जेस्पर दोनों अभी भी अपनी सांस रोके हुए थे। मैंने पलकें झपकाईं और खुद को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की। जब एलिस के दृश्य इस तरह विस्तृत थे तो उस पल में क्या हो रहा था, इसका ट्रैक खोना आसान था। वह मुझसे ज्यादा आगे पीछे होने के लिए बेहतर थी। एलिस ने फिर से अपना फ़ोन खोला और एक नंबर डायल किया। वह एम्मेट की स्वेटशर्ट पहने तैर रही थी और उसकी कलाई से जेस्पर की घड़ी लटक रही थी। गुलाब। उस तंग, शांत जगह में हम सभी रोज़ली की घबराई हुई आवाज़ सुन सकते थे। क्या हो रहा है? एम्मेट। इमेज ठीक है। मुझे चाहिए। ट्रैकर कहाँ है? ट्रैकर तस्वीर से बाहर है। रोसेली जोर से हौंफने लगी। मुझे एक फ्लैटबेड टो ट्रक किराए पर चाहिए, एलिस ने निर्देश दिया। या फिर एक खरीद लो, जो भी तेज हो, कुछ किफ़ायती हो। बेला के ट्रक में सामान भरो और सिएटल में एम्मेट से मिलो। उसकी फ्लाइट 5:30 बजे लैंड करेगी। एम्मेट घर आ रहा है। क्या हुआ? मैं उस बेतुके ट्रक को क्यों खींच रहा हूँ? एक पल के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि एलिस एम्मेट को घर क्यों भेज रही थी। क्यों न रोज़ली को ही ट्रक यहाँ लाने दिया जाए? ये स्पष्ट समाधान था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि एलिस रोज़ली को इस तरह से हमारी मदद करते हुए नहीं देख सकती थी और मुझे इस याद दिलाने पर कड़वाहट की एक बर्फीली लहर महसूस हुई। रोज़ली ने अपना फैसला कर लिया था। एम्मेट ने रोज़ को शांत करने के लिए फ़ोन उठाना चाहा, लेकिन वह अभी भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। यह आश्चर्यजनक था कि वह और जेस्पर दोनों कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे लगा कि लड़ाई की अतिरिक्त उत्तेजना शायद अभी भी उन पर असर कर रही थी, जिससे उन्हें खून को अनदेखा करने में मदद मिल रही थी। इस बारे में चिंता मत करो, एलिस ने रूखेपन से कहा। मैं बस ढीले सिरों को साफ कर रही हूँ। एम्मेट तुम्हें सारी जानकारी देगा। एस्मे को बता देना कि यह खत्म हो गया है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। उसे बेला के पिता के पास रहना चाहिए ताकि रेडहेड के आने की स्थिति में वह न मिले। रोसेली की आवाज़ धीमी पड़ गई। वह चाली के लिए आ रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, एलिस ने उसे आश्वस्त किया। लेकिन बेहतर है कि सुरक्षित रहें, है न? कार्लिसले उसे जल्द से जल्द बुलाएगा। जल्दी करो, रोज़, तुम्हारे पास समय सीमा है। तुम बहुत बदमाश हो। एलिस ने फ़ोन काट दिया। खैर, एम्मेट को कम से कम कपड़े तो रखने को मिलेंगे। मुझे खुशी है। वे उस पर बहुत अच्छे लगेंगे। एम्मेट को कॉल से खुशी हुई। उसे यह जानकर खुशी हुई कि वह कुछ ही घंटों में रोज़ के पास होगा और उसे उसकी कहानी का पक्ष पता चल जाएगा।
जेस्पर के साथ हुई बेतुकी बात का जिक्र करने की कोई वजह नहीं थी। अगर एलिस को रेडहेड में कोई समस्या नजर नहीं आती तो रोज उसके साथ फीनिक्स वापस जा सकती थी, या शायद वह ऐसा नहीं करना चाहती। उसने बेला के पीले चेहरे और उसके टूटे हुए पैर को देखा। भाईचारे के स्नेह और चिंता की गहरी लहर उसके ऊपर छा गई। वो बहुत अच्छी बच्ची है, रोज को इससे उबरना होगा, उसने मन ही मन सोचा। एलिस के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने कामों के बारे में सोचा और अपने द्वारा चुने गए सैकड़ों विकल्पों के परिणामों पर विचार किया। उसने खुद को अस्पताल में देखा, हमारे सूटकेस से कपड़े लाकर दे रही थी ताकि हम अपने खून से सने कपड़ों से बाहर निकल सकें। क्या उसने सब कुछ पकड़ लिया था? क्या कोई विवरण उसके दिमाग से निकल गया था? सब कुछ ठीक था, या हो सकता था। बहुत बढ़िया, एलिस, मैंने स्वीकृतिपूर्वक फुसफुसाया। वह मुस्कुराए। जेस्पर आपातकालीन कक्ष के पास पहुंचा। प्रवेश द्वार के इस ओर लगे कैमरे से दूरी बनाए रखते हुए वह हमारी छाया की तलाश में था। मैंने बेला पर अपनी पकड़ ठीक की और फिर से सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया। पहली बार